गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संतोष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर RD&DJ कॉलेज मुंगेर। मैं आज आप लोगों के समक्ष BA पार्ट 1 पेपर द्वितीय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नेपोलियन के पतन के कारक के संबंध में डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा आप जानते हैं कि नेपोलियन फ्रांस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। इसे फ्रांस ना कहें बल्कि संपूर्ण यूरोप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व था और यह व्यक्तित्व पूरे यूरोप को 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में प्रभावित किए हुए रहा। कहा जाता है कि 1799 से लेकर के 1814 का जो वर्ष है वह नेपोलियन के कृतित्व से ही पूरे यूरोप में चर्चा में रहा। अब ऐसे बड़े व्यक्तित्व का पतन इतना जल्दी क्यों हो गया? क्या इसके पीछे के अंतर्निहित कारक थे? इस पर हम आप लोगों के समक्ष विचार करेंगे। देखिए, कहा जाता है कि नेपोलियन का जो राज्य था वह एक व्यक्ति आधारित राज्य था। एक व्यक्ति आधारित राज्य होने के कारण वह दूसरे किसी भी व्यक्ति की बातों को, उसके विचारों को, उसकी नीतियों को तवज्जो नहीं देता था। हालांकि उसके पास कई सारे बहुत ही योग्य सलाहकार थे, बहुत ही योग्य मंत्री थे, जैसे टैलेरेंट एवं पासे, ऐसे बहुत सारे सलाहकार थे। लेकिन नेपोलियन उन सारे सलाहकारों की बातों को उतना तवज्जो नहीं देता था। वह खुद पर ही विश्वास करता था और खुद की ही नीतियों को वह इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ना कहें, उसी को ही वह इम्प्लीमेंट करता था। ये एक व्यक्ति आधारित राज्य की अवधारणा को लेकर के जो नेपोलियन चला वह उसके पतन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में सम्मिलित है, क्योंकि एक व्यक्ति आधारित राज्य में कई सारी नीतियां गलत हो सकती है और उसे किसी को भी हिम्मत नहीं है कि वो उसे करेक्ट करने की कोशिश करे, क्योंकि नेपोलियन जैसा तानाशाह किसी दूसरे की बातों को में विश्वास ही नहीं करता था, इसलिए लोग उसे करेक्ट करने की भी कोशिश नहीं करते थे। साथ ही साथ नेपोलियन बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। नेपोलियन इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति था कि पूरे यूरोप को वह अपने अंदर देखना चाहता था। किसी भी व्यक्ति का महत्वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं, लेकिन अति महत्वाकांक्षा कभी कभी व्यक्ति के पतन का कारक बन जाती है। वही हालात नेपोलियन के साथ भी उत्पन्न हुए और उसके कारण नेपोलियन का पतन होना स्वाभाविक हो गया। इसके साथ साथ नेपोलियन कुछ समयों के बाद लगातार युद्धरत रहने के कारण और कई सारी क्लाइमेटिक कंडीशन में युद्ध की लड़ाइयाँ लड़ने के कारण उसका स्वास्थ्य बुरी तरह खराब होने लगा। खास करके रूसी अभियान के कारण उसके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ा और कहा जाता है कि रूसी अभियान के कारण उसका स्वास्थ्य बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। लेकिन जब उसके पतन के जो अंतिम युद्ध थे, वाटरलू का युद्ध, उस समय नेपोलियन का स्वास्थ्य उतना खराब नहीं था। लेकिन उस दरमियान नेपोलियन ने डिसीजन मेकिंग की जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसको उसने अच्छे से नहीं किया, जो एक योग्य शासक में, एक योग्य योद्धा में होनी चाहिए थी, उसको वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, जिसके कारण वह उस युद्ध में हार का उसे सामना करना पड़ा। नेपोलियन की सैन्यवादी नीति भी उसके पतन की एक महत्वपूर्ण कारकों में से गिना जाता है। वह सेनाओं पर ही सबसे अधिक विश्वास करता था। वह कूटनीति, शांति की नीति, इन सब नीतियों पर विश्वास नहीं करता था। वह कहता था कि विजयों ने ही नेपोलियन को बनाया है और जब तक मैं विजय करते रहूंगा तभी तक मेरा अस्तित्व है। जैसे ही विजय करना बंद कर दूंगा फ्रांस के लोग हमें भूल जाएंगे। इसलिए वो हर समय सैन्य अभियान में ही रहता था और जिसके कारण वो बहुत थक गया। इसीलिए इतिहासकार ने कहा है कि नेपोलियन के पतन के पीछे उसकी थकान ही एक सबसे बड़ी कारण थी। नेपोलियन के संबंधी भी उसके पतन के एक कारक के रूप में है। नेपोलियन अपने संबंधियों के प्रति बहुत उदार था। वह अपने भाइयों, परिवार के लोगों से बहुत ही प्यार करता था, जिसके कारण उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे देता था। उसने अपने भाई को हॉलैंड, स्पेन और वेस्टफालिया जैसे जगहों का शासक नियुक्त कर दिया, लेकिन उसके संबंधी उसको लेकर के उतने वफादार नहीं थे। एक बातचीत में मेटरनिक से नेपोलियन स्वयं कहता है कि हमने संबंधियों का जितना भला किया, उन संबंधियों ने मेरा उतना ही बुरा किया। इससे समझ सकते हैं कि नेपोलियन के संबंधियों ने ही भेदे नेपोलियन को कमजोर किया। नेपोलियन के पतन के पीछे उसका पोप के साथ किया गया निंदनीय व्यवहार भी था। शुरुआती वर्षों में पोप और नेपोलियन के संबंध अच्छे थे, लेकिन नेपोलियन ने इंग्लैंड को कमजोर करने के लिए जो महाद्वीपीय व्यवस्था लाई, उस व्यवस्था के कारण नेपोलियन और पोप के संबंध बहुत ही खराब हो गए।
और नेपोलियन और पोप के संबंध, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पोप पूरे ईसाइयत का एक बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक गुरु होते हैं। इसके कारण पूरा कैथोलिक समाज, दुनिया का पूरा कैथोलिक समाज नेपोलियन से नाराज हो गया और ये नाराजगी उसे कई तरह के समर्थन से मरहूम कर दिया। सबसे बड़ा कारक अगर नेपोलियन के पतन के पीछे आप देखें तो माना जाता है कि उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था, जो उसने इंग्लैंड को व्यापारिक रूप से या कहें कि आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए बनाई थी, वह साबित हुई। नेपोलियन ने इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए एक व्यवस्था की कल्पना की और वह व्यवस्था थी महाद्वीपीय व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत नेपोलियन इंग्लैंड को चारों तरफ से घेरना चाहता था, किसी भी तरह की सप्लाई लाइन से उसको कट करना चाहता था। न इंग्लैंड को न तो कुछ सप्लाई जाए और न तो वो किसी देशों को अपनी वस्तुओं को बेच सके। लेकिन उस समय की यूरोप की परिस्थितियां ऐसी थी कि अधिकांश यूरोपीय देश इंग्लैंड पर प्रत्यक्षतः और परोक्षतः रूप निर्भर थे, तो ऐसी व्यवस्था का सफल होना बहुत ही मुश्किल था। जो नेपोलियन के खुद के जो सपोर्टर्स देश थे, जो समर्थक देश थे, वह खुद ही महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण बहुत ही परेशान रहने लगे, क्योंकि वह खुद ही इंग्लैंड पर बहुत ही निर्भर थे। इसके कारण यह व्यवस्था बहुत ही सफल नहीं हो पाई और कहा जाता है कि सबसे बड़ा कारक अगर नेपोलियन के पतन में हम देखें तो वह इसकी महाद्वीपीय व्यवस्था ही थी। स्पेन से किया गया नेपोलियन का युद्ध भी उसके पतन का एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि स्पेन के युद्ध में उसे बहुत कुछ हासिल भी नहीं हुआ, लेकिन उसे बहुत लंबा समय और बहुत सैन्य खर्चे के साथ साथ बड़ी तादाद में उसकी सेनाओं की भी हानि हुई। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो विजय अभियान जिसमें नेपोलियन असफल हुआ वह रूस का अभियान था। रूस और नेपोलियन के संबंध बुरे नहीं थे, रूस और नेपोलियन के संबंध बहुत ही अच्छे थे। 1807 की तिलसित की संधि से तो और भी अच्छे हो गए थे, लेकिन जब नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू किया और तो उससे रूस और नेपोलियन के संबंध खराब हो गए। स्थिति इतनी बुरी हो गई कि 1812 में नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण कर दिया, लेकिन रूस का आक्रमण नेपोलियन के लिए एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हुआ। कहा जाता है कि नेपोलियन 5 लाख सेनाओं के साथ रूस पर आक्रमण करने गया था, लेकिन लौटते समय उसके साथ 20,000 सेनाएं थी। साथ ही साथ नेपोलियन का स्वास्थ्य भी खराब हो गया, क्योंकि जिस समय रूस पर नेपोलियन आक्रमण करने गया था वह क्लाइमेटिक कंडीशन नेपोलियन और फ्रांस की सेनाओं के आक्रमण के अनुकूल नहीं था और उसकी सेनाएं साइबेरिया के भयानक ठंड में बुरी तरह फंस गई। और एक इतिहासकार ने कहा है कि नेपोलियन रूस में सिर्फ मेजर नवंबर और मेजर दिसंबर के कारण हार गया। मतलब नवंबर और दिसंबर की कड़ाके की ठंड के कारण नेपोलियन की अधिकांश सेनाएं रूस में मारी गई। रूस अपने अधीनस्थ राज्यों में जहां पर वह शासन करता था वहां पर बहुत ही नेपोलियन अपने अधीनस्थ राज्यों में जहां पर वह शासन करता था वहां पर वह बहुत अत्याचारी तरीके से शासन करता था, लोगों का बहुत दमन करता था, उसकी आकांक्षाओं का दमन करता था। इसके कारण उसके अधीनस्थ राज्यों की जनता धीरे धीरे एक होने लगी। मतलब स्पष्ट है कि वहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार होने लगा और वह बाह्य ताकतों का विरोध करने लगी। राष्ट्रीयता की भावना से बाह्य ताकतों का जो विरोध हुआ वह नेपोलियन को उस देश से उखाड़ने का काम धीरे धीरे करने लगा। नेपोलियन का दंभी स्वभाव, नेपोलियन का अहंकारी व्यक्तित्व और नेपोलियन का किसी पर विश्वास नहीं करने की का भी उसका जो व्यक्तित्व था वह भी उसके पतन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में गिना जाता है, क्योंकि नेपोलियन किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने में बहुत संदेह करता था। यह भी माना जाता है कि नेपोलियन के पतन के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण था। नेपोलियन ने अपनी जिंदगी में कई सारी भूलें की। कहा जाता है कि नेपोलियन ने सबसे बड़ी भूल की महाद्वीपीय व्यवस्था को ला करके। ठीक है, महाद्वीपीय व्यवस्था को नेपोलियन ने लाया, लेकिन महाद्वीपीय व्यवस्था के लिए कोई अल्टरनेटिव तैयार करना चाहिए था, लेकिन वह करने में नाकाम रहा। साथ ही साथ उसने इंग्लैंड को फूड ग्रेन्स की सप्लाई को चालू रखा, अनाज की सप्लाई को चैन को बंद नहीं किया। इसके कारण इंग्लैंड को किसी विशेष हानि नहीं हुई, लेकिन फ्रांस को बहुत बड़ी हानि झेलनी पड़ी। इसके साथ साथ उसने स्पेन के अभियान
रूस का अभियान करके कई सारी गलतियां लगातार करते रहा। सबसे बड़ी गलती कहा जाता है कि नेपोलियन ने उस समय किया जब वह वाटरलू की लड़ाई लड़ रहा था। वाटरलू की लड़ाई के समय कहा जाता है कि नेपोलियन ने आक्रमण करने में बहुत देर कर दी। इस आक्रमण की देरी के कारण नेपोलियन को उस वहाँ पर पराजय का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके जो सेनापति जो लेंसन थे उसको तब तक सपोर्ट करने के लिए ब्लैचर जैसे सेनापति पहुँच गए। ये एक बहुत बड़ी भूल थी नेपोलियन की। इंग्लैंड से दुश्मनी करना भी नेपोलियन के पतन का एक बहुत बड़ा कारण बना, क्योंकि इंग्लैंड उस समय यूरोप का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी देश होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी नौसैनिक ताकत थी और राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से इंग्लैंड के शासक दुनिया के देशों में बहुत आगे थे और वह उतनी सफलता नेपोलियन हासिल नहीं कर पाया कि इंग्लैंड जितनी राजनीतिक और कूटनीतिक महारत हासिल कर ले या इंग्लैंड जैसी नौसैनिक ताकत फ्रांस को बना ले, जिसके कारण नेपोलियन इंग्लैंड की बराबरी नहीं कर पाया और इंग्लैंड जैसे दुश्मन से नेपोलियन अंततः वाटरलू की लड़ाई में हार गया। और नेपोलियन हार करके नेपोलियन को इंग्लैंड की सेनाओं ने पकड़ के सेंट हेलेना आइलैंड पर जाकर के बंदी बना दिया, जहां पर वो एकांत जीवन वास करते हुए 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार कहते हैं कि नेपोलियन का काल 1799 से 1814 का जो काल था उसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक जो उसका क्लाइमेक्स का काल था, एक जो उसका एंटी क्लाइमेक्स का काल था। मतलब 1799 से 1807 का काल नेपोलियन का क्लाइमेक्स का काल था और 1827 उसका एंटी क्लाइमेक्स की शुरुआत है और जो जाकर के 1914-15 तक उसके पतन का कारण बन गई। इस तरह से इन सभी कारणों को एक साथ जोड़कर आप नेपोलियन के पतन पर एक नोट्स बना सकते हैं और उसको परीक्षा में लिख सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही परीक्षोपयोगी है। धन्यवाद। मैं फिर दूसरे वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा।